नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स लर्निंग सेंटर में। मैं हूं जीवन सर और आज हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट की। और बिहार एस्टेट का क्लासेस हमने शुरू कर दिया है, चूँकि फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है और आज से पहला क्लासेस मिल गया आपको। ये है भौगोलिक खोजें। आप सिलेबस को देखें। मैं सिलेबस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसके लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से आप देख लें कि अच्छा। एक बात और, यदि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तभी यह वीडियो देखें। दिस वीडियो इज, देख लीजिए, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस टीचर के लिए है। अगर आप सोशल साइंस का टीचर हैं तभी देखें, साइंस वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें। उनके लिए मैं, सभी के लिए, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट के हों, मैं एक क्लासेस उनके लिए भी लाऊंगा जो है सीडीपी का। चूँकि सीडीपी पेपर कॉमन होता है तो मैं सीडीपी का सबके लिए लाऊंगा, लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ एसएसटी टीचर के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भौगोलिक खोजों से। हम पहला पाठ देख रहे हैं, भौगोलिक खोज एवं उसके परिणाम। सबसे पहले हम परिचय को जान लेते हैं। किसके परिचय को? तो भौगोलिक खोज के परिचय को। भौगोलिक खोज ने वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बात को समझते हैं। वैज्ञानिक प्रगति कैसे हुई? सबसे पहले दुनिया लोगों से अनजान थी। लोग नहीं जानते थे कि विश्व में कितने देश हैं। तो उन्होंने इस जिज्ञासा को उत्पन्न किया। और जब एक होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो ये सोचने लगे कि क्या यही दुनिया है, क्या इससे बाहर भी लोग बसे हुए हैं। और जब औपनिवेशीकरण चला, जब लोग दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किए, तो ऐसे में नए नए देश लोगों ने खोजना शुरू कर दिया ताकि उन्हें औपनिवेशिक बना सके, उनकी संपत्ति को लूट सके। आर्थिक विकास, जब कोई देश, मान लीजिए भारत पर इंग्लैंड वालों ने कब्जा किया था, ब्रिटिश ने, तो यहाँ की सोने चांदी को लेकर के चले गए, तो उनका आर्थिक विकास हो गया। और व्यापार, शुरू से ही भारत के साथ अरब का व्यापार रहा है और स्थल मार्ग के साथ रहा है। लेकिन जब नाविकों ने खोजना शुरू किया नए स्थलों की, तो वो भारत तक भी पहुँचे। अब उनका एक छत्र राज्य जो अरबों का था वो ख़त्म हो गया। अब वास्को डी गामा आ गए, उसके बाद और भी आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, पुर्तगाली तो आए ही आए, अंग्रेज आए, सब ने यहाँ व्यापार में भूमिका निभाई। भौगोलिक खोज का प्रारंभ जो हुआ था स्पेन एवं पुर्तगाल से हुआ था, लेकिन इसमें इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस को अधिक सफलता मिली। कैसे मिली, क्या मिली, आगे देखेंगे। भौगोलिक खोज के, यहाँ खाज लिखा है, खोज होगा, के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से का जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। हमने शुरू में कहा था, यदि भौगोलिक खोज ही ना होती तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ते ही नहीं। तो ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ नया हो। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान तथा अंधविश्वास दूर हुआ, यानी लोग पृथ्वी के बारे में जानने लगे। पहले क्या सोचते थे? तो मध्यकाल में लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है, वो गोल नहीं है। और आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। हम में से कई लोग ये मानते होंगे कि हम सीधे खड़े हैं, नहीं, हम उल्टे लटके हुए हैं पृथ्वी पर। और यही कारण है कि लोग डर के मारे समुद्र में लंबी दूरी तय नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें साइंस नहीं पता था। उन्हें समुद्र में लंबी दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से टपक कर गिरने का डर था, क्योंकि गोल है और चलते चलते, यानी चपटी है, मान लीजिए छत एक चपटी है,
तो चलते चलते जाएंगे, छत के किनारे से टपक के गिर जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। साथ ही उसमें जो दिशा देखने वाले यंत्र थे, आजकल चुंबकीय सुई है और कई प्रकार की चीज़ें आ गई, उसमें नहीं था। तो उन्हें डर लगता था कि समुद्र में तो कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है, तो वो भटक जाएंगे। अब जब भौगोलिक खोज हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि क्या रही, वो देखिए आप। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सभी व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। अब अगर मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा नक्शा मुझे बनाना होगा और इस पर हमने स्पेशल वीडियो दिए हैं, है ना, यूरोपियों का भारत आगमन, उसके लिंक मैं इसमें दे दूंगा, वो ज़रूर देखें। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाएंगे। ये देखिए, अगर ये भारत है, ठीक है, ये अरब सागर हुई और यहाँ से एक समुद्री मार्ग गुजरता था और यहाँ से ये वाला मार्ग जो था वो लाल सागर वाला मार्ग पथरीलों भरा और अंधकार युक्त था, तो लोग यहाँ से नहीं जाते थे। तो व्यापार कैसे होता था, व्यापार कुछ इस प्रकार घूम करके होता था, बहुत लंबा। तो यहाँ जब सुएज नहर ये वाली मार्ग बनी तो इस पर एक रास्ता निकला, है ना, यहाँ से लोग जाने लगे और जब जाने लगे तो उसी समय इस इलाके आसपास एक जगह है, ठीक है, और इस जगह का नाम था कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया किसने, तुर्कों ने। किसने कब्जा कर लिया, तुर्कों ने। तो जो अब व्यापारिक जहाज इस रास्ते से जा रहे थे उसको भारी कर देना पड़ता था, तो ये लोग महंगा कर देने की वजह से यूरोप के मार्केट में बहुत मुश्किल से सामान बेच पाते थे। जब वास्को डी गामा अफ्रीका के इस तट पर पहुँचे, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो यहीं से ये आगे बढ़ गए और ये वाली जगह की खोज सबसे पहले बार्थोलोम्यू ने की थी और यहाँ से आगे बढ़े थे पुर्तगाली, केरल के कालीकट को पहुँचे थे 1498 में, जिसका नाम है वास्को डी गामा। और ये सब बातें हमने फ़ोटो के साथ वो वाली वीडियो में बताई है, तो ज़रूर उसे देखें। अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सभी व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जो यूरोपीय व्यापारियों से भारी कर वसूलने लगे, जिसका हल यूरोपियों ने ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि महंगा पड़ रहा था, हमने बताया आपको। तो अब विकल्प ढूंढेंगे ही लोग। परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों की रूपरेखा तैयार हुई और इसमें जो पुर्तगालियों ने एक जहाज़ बनाया और उस जहाज़ का नाम था केरावल। केरावल का मतलब होता है तेज़ी से चलने वाला जहाज़। 1488 में पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियाज लिखा है, डियाज भी मिलेगा आपको, लोम्यू डेज भी मिलेगा, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा द्वीप, अंतरीप का मतलब अंतिम पॉइंट, ठीक है, जिसे हम लोग का है अंतिम पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी में एक है और एक अगर हम चलें तो हमारा अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट होगा, है ना, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो। तो उसी तरह अंतरीप, किसका अंतरीप, दक्षिण अफ्रीका का अंतरीप की खोज उन्होंने की 1488 में। 1492 में कोलंबस ने, किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा वह अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बताया। दरअसल हमने उस वीडियो में बताया है कि यूरोप के यह व्यापारी, यूरोप का यह नाविक बोला कि इंडिया जो है दक्षिण में नहीं है, इंडिया तो पश्चिम में है। अगर हम मैप को देखें तो पूरब भी हो सकता है, मैप तो गोल है ना, ग्लोब गोल है, इसमें पूर्व पश्चिम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कहा कि ये तो इधर है और वो चलते रहा चलते रहा। तो उन्होंने जब अटलांटिक महासागर को पार किया तो वो पहुंच गए अमेरिका और अमेरिका को उसने कहा न्यू वर्ल्ड, न्यू दुनिया, नया दुनिया उन्होंने कह दिया, क्योंकि उसमें लोग नहीं जानते थे।
लेकिन उन्हें लगा कि अरे इसने तो भारत की खोज कर ली, ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और वहाँ के जब लोगों को देखा, उसने रेड इंडियन कह दिया वहाँ के लोगों को। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा होते हुए भारत की खोज की, और भारत आने में गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की सहायता की थी। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में 26 गुना मुनाफा पर बेचा उसने। अगर उसने 100 रुपये में खरीदा कोई चीज़, दरअसल वो मसाले और जड़ी बूटियाँ ले गए थे, तो उसने 100 रुपये के मसाले को 2600 रुपये में बेचा। कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ। अमेरिका को नाम अमेरिक वेस्पुची के नाम पर पड़ा, क्योंकि इसी ने अमेरिका को विस्तार से ढूंढा था। देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने पहुंचा था, सारे जगहों की खोज नहीं की थी। विस्तार से किसने खोज की? अमेरिक वेस्पुची ने, इसलिए उसका नाम रख दिया अमेरिका। 1519 में मैगलन ने, है ना, मैगलन कौन था? मैगलन एक नाविक था। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके ये साबित कर दिया। और कहाँ के थे, याद रखिएगा, मैगलन स्पेन का नाविक था। फिर से सुनिए, मैगलन स्पेन का नागरिक था, जो चक्कर लगा के मतलब उन्होंने क्या कहा, दुनिया गोल है। किसने सबसे पहले कहा? मैगलन ने। और साबित करके भी दिखाने वाली यही थी। यहाँ से चलना शुरू हुआ और चलते 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 यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर चपटी होती तो मैं जाके गिर जाता, मैं वापस कैसे आ गया? क्योंकि हमने साबित किया दुनिया गोल है। उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया के सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया, साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन केबॉट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। अब देखिए कि 15वीं शताब्दी में शुरू किया और 16वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली। तो कितने ये लोग जिज्ञासु थे, खोजते रहते थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक को लेते हैं और उसको हल करते हुए चलते हैं। प्रथम टॉपिक ये है कि भौगोलिक खोजों का परिणाम का वर्णन करें और इसने विश्व पर क्या डाला वो भी बताएं। मैं थोड़ा इस क्लास को डिस्क्रिप्टिव लिया हूँ। इसका अगला वीडियो जो आएगा वो MCQ के रूप में आएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा। आप देखेंगे कि आप कितना बना पाते हैं। तो इसका पहला प्रभाव पड़ा, देखिए यहाँ क्या है, भौगोलिक खोजों का वर्णन करें और प्रभाव डालें। तो देखिए पहला प्रभाव पड़ा वाणिज्य व्यापार पर, है ना। वाणिज्य व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा कि नए देशों की खोज में नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य सोच से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। मतलब उन्होंने यूरोपीय देशों ने नया देश खोजा, वहाँ से व्यापार किया। और कैसा व्यापार किया? शोषण वाला। वहाँ से सस्ते माल लाए और कई गुना महंगे रेट में यूरोप में बेचा, तो वो समृद्ध हो गए व्यापारी वहाँ के। हुंडी, ये देखिए, चलिए मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। हुंडी, ऋण पत्र आदि का व्यापारिक साख का विकास हुआ। अब आप समझेंगे हुंडी क्या होता है। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। चांदी पर रही मतलब बहुत ज़्यादा फलती फूलती रही। चलिए देखिए हुंडी को। हुंडी, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हुंडी, देख रहे हैं आप। इसमें सारे डिटेल को देख लीजिए। ये 2500 रुपये का हुंडी है। इसमें क्या होता है कि हुंडी स्थानीय भाषा में लिखा जाता है। पहली बात ये जानिएगा, हुंडी जब भी लिखा जाएगा स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा और इसमें बिना शर्त की बातें होती हैं। बिना शर्त क्या? ये जो लेकर के जाएगा, उस ले जाने वाले व्यक्ति को, मान लीजिए आपने मुझे एक हुंडी भेजी किसी के माध्यम से, राहुल के माध्यम से आपने मुझे हुंडी भेजी और राहुल ने मुझे ला करके दिया, तो मैं उसे पढ़ूंगा और राहुल को जितने रुपए की बात हुई है
मैं उसे दे दूंगा, या और उससे किसी भी प्रकार की शर्त की बात मैं नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति हुंडी को जारी करता है, वह हुंडी में लिख देता है कि जो भी उस व्यक्ति जो हुंडी को लेकर के जा रहा है उसे जितना लिखित राशि है उतना भुगतान कर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए एक सेठ है, मान लीजिए कि ये एक सेठ है, ये एक सेठ है और इस सेठ ने अपने नौकर को इसको एक हुंडी दी, ये वाली हुंडी, और कहा कि यहाँ फलाना व्यापारी है, दुकान है उसका, एक्स दुकान, वहाँ जाओ। ये लेकर के चला गया यहाँ। अब इसका जो मालिक है इसको पढ़ा, कहा अगर इसमें तो लिखा है 2500 रुपया देना चाहिए इसको, तो वो किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करेगा उसके साथ, किसी भी शर्त नहीं ये करेगा, कहराएगा कि पैसा चोरी हो, कोई मतलब नहीं, वो सीधा इसको दे देगा और ये ले जा करके इस व्यक्ति को पहुंचा देगा। तो इस प्रकार के पत्र को हुंडी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, माँ ने एक पर्ची लिख दी, उसमें पैसे दे दिए और दुकानदार के पास भेज दिया, तो दुकानदार कुछ नहीं शर्त पूछेगा, उससे लिखे हुए सामान के हिसाब से सामान को पैक करके दे देगा, पैसा काट के वापस घुमा देगा। ये एक समझने के लिए मैंने कहा। तो ये हुंडी आपने समझा। अब एक बात और आई यहाँ पर, ऋण पत्र। ऋण पत्र तो आप सभी जानते हैं, कईयों ने लोन लिया है कि नहीं, तो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित निश्चित समान राशियों को ऋण प्रमाण पत्र है, जिसके द्वारा कंपनी जनता से लिए गए ऋण की स्वीकृति अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत देती है। ऋण कंपनियों के द्वारा लिए गए ऋण का सूचक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक कंपनी खोल रहे हैं और आपके पैसे की कमी हो गई, आपके पास पैसे नहीं है, आपको 10 लाख चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऋण पत्र निकालेंगे, उसका बॉन्ड पेपर, और निकाल के मार्केट में कर देंगे कि जो भी हमारी कंपनी को चलाने में सहयोग होगा तो वो हमारी कंपनी का इतना % शेयर लेगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का ऋण है कि कंपनी द्वारा जारी हुए। लेकिन हर ऋण कंपनी द्वारा जारी नहीं होती, वो बैंक के द्वारा जारी होती है, वो साहूकार के द्वारा जारी होती है। तो कई फैक्टर हैं। तो ऋण कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो रक्षित ऋण पत्र और रक्षित ऋण पत्र दो प्रकार के हुए। अवधि दृष्टिकोण से मोचनीय ऋण पत्र, अमोचनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीयता दृष्टिकोण से परिवर्तनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। कूपन दर दृष्टिकोण से विशिष्ट दर ऋण पत्र। पंजीकरण दृष्टिकोण से पंजीकृत ऋण पत्र। ये ऋण पत्र के बारे में था। अब देखते हैं औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। हमने शुरू में ही सारांश में आपको कहा, फिर आप विस्तार से देखिए। साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। कब? जब नई दुनिया की खोज हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में कंपनियां स्थापित हुई। तो ये देखिए, ये इंग्लैंड हुआ। हॉलैंड कहाँ पर है? तो जो नीदरलैंड है उसी को हॉलैंड कहा जाता है। यहाँ पर डेनमार्क। तो ये सब देशों के नाम, जितने भी ये देश हैं, ये सभी देश यूरोपीय देश हैं, याद रखिएगा। और इसीलिए यूरोपीय देश का इतना विकास हुआ। सब जगह उसी समय 1400-1500 ईस्वी में ही कंपनियां बैठ गई थी। वाणिज्यवाद का विकास, इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी, आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अब ये पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा करना, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से। ये हमने एक सारांश में आपको कहा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई। जिस देश में गए वहीं से लूटे और पूंजीवाद का जन्म हुआ। दास व्यापार का विकास, व्यापार में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। यानी कि देखिए यहाँ पर दास व्यापार का एक तस्वीर दिखा दी है हम आपको। लोगों की ज़रूरत होती थी, किसी भी काम को, व्यापार को करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती थी, तो लोगों को दास बनाया जाता था। और सबसे ज़्यादा दास बने हैं अफ्रीका से, याद रखिएगा। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य कराने
और मजदूरी खरीदने के लिए खरीद बिक्री किया जाता, इंसानों को खरीदते थे। और यहाँ पर इस मैप को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगा। इसमें दिया हुआ है कि देखिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से लेकर के आए और अमेरिका के देशों में ज़्यादा ले गए हैं। और वैसे दास जो अमेरिका में जाके बस गए, कालांतर में बाद में उन्हें निग्रो कहा जाने लगा। निग्रो का मतलब होता है अश्वेत लोग। ईसाई धर्म का प्रचार, यूरोप वाले उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। वे लोग हमेशा जिस देश में जाते थे वहाँ की संस्कृति को नीचा बताते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो सबसे अव्वल है और इन्हीं से उस देश का विकास हो सकता है जिसे उन्होंने उपनिवेश बनाया हो। दूसरा है, हमने पहले प्रश्न को इतना जाना। दूसरा है भौगोलिक खोजों का उद्देश्य क्या था, क्यों लोग भौगोलिक खोज को करना चाहते थे। तो भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई, इसीलिए करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ व्यापार करना है। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया था और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए थे। अगर नहीं होता भौगोलिक खोज तो कैसे हो पाता। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी, उनके साथ संपर्क स्थापित हुआ। तीसरा है भौगोलिक खोज कब हुआ था। तो भौगोलिक खोज 1492 से शुरू हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी द्वीप समूह की खोजा था। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 1498 में केप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। चौथा है भौगोलिक खोज में यूरोप का नेतृत्व किस देश ने किया था, यानी शुरुआत जो है वो किसने की थी। तो शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल, ये दो प्रमुख देश थे जिन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों का नेतृत्व किया था। पुर्तगाल के नाविक प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका के पश्चिमी तट तक समुद्री मार्ग की खोज का मार्ग प्रशस्तित किया था, यानी प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज की थी। और एक याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसी का नाम है प्रिंस हेनरी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद भी की थी नाविकों की। पांचवा है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा। देखिए भाई, हमने कहा कि अगर वैज्ञानिक उपकरण नहीं होंगे तो समुद्री यात्रा कैसे करेंगे, जहाज कैसे चलेगा, कितना हाथ से चप्पू चला के जहाज चलाएंगे। तो इस काल में नए नए आविष्कार हुए थे और वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार ने समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन, मानचित्र में सुधार और नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज, जिसको केरावल कहा था, हमने शुरू में ही कहा था। और इससे भौगोलिक खोज आसान हो गया और इनका बड़ा ही योगदान रहा। भौगोलिक खोज कैसे हुई, ये अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भौगोलिक खोज की प्रारंभ स्पेन, पुर्तगाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसमें बाद में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस को भी अधिक सफलता मिली। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य देशों का जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान हुआ और अंधविश्वास दूर हुआ। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें और उनकी खोजकर्ताओं की सूची, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। तो अंटार्कटिका की खोज नेथानियल पाल्मर ने 1820 में की थी। अरब की खोज कास्टन निबुर ने 1761 से 67 के बीच में की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान ने 24 नवंबर 1642 को की। न्यूजीलैंड की खोज भी तस्मान ने 13 दिसंबर 1642 को की। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, याद रखिएगा रॉबर्ट पियरे इंपॉर्टेंट है, मैं दाग लगाता हूँ। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज 6 अप्रैल 1919 को की थी। कांगो नदी की खोज HM स्टैनली ने की थी 1776 से 1770 के बीच। केप ऑफ गुड होप की खोज वास्को डी गामा ने,
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी दाग लगाइए। ग्रह गति नियम केपलर ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीनलैंड नॉनसन ने। चीन मार्को पोलो ने, ये भी दाग लगाएंगे आप, मार्को पोलो ने चीन की खोज की थी। जापान की खोज सेंस फ्रांसियर जेवियर ने। तस्मानिया की खोज तस्मान ने। और दक्षिण अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। चीन की खोज, दक्षिणी चीन की खोज निकोलो डी कॉन्टी। दक्षिण ध्रुव एमंडसेन, ये भी है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एमंडसेन। न्यासा झील की डेविस लिविंगस्टोन, ये उतना इम्पोर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड जैन केबेट। पश्चिमी द्वीप कोलंबस। प्रशांत महासागर मैगलन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैगलन। ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेज ने। मंगोलिया की खोज पर्जेवाल्स्की ने। विक्टोरिया प्रपात डेविड लिविंगस्टोन ने। वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने। सूडान की खोज हेनरिच बार्थ ने। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस, इसको भी दाग लगाएंगे। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस। स्वेज नहर की खोज लेसेप्स। और हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। अब आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अच्छी वीडियो के लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक लाइक करें, और जिन्होंने कर दिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।